Good evening to all of you. Dear student, today we are discussing the first chapter of international business. Title is globalization. तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ में इस पूरे सिलेबस में जो मेरा वे ऑफ टीचिंग रहने वाला है वो मैं डिस्कशन करूंगा। देखिएगा, कभी भी हम किसी स्टूडेंट्स को जब भी हम टीच करते हैं तो नॉर्मली एज अ स्टूडेंट्स भी मेरे माइंड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि सर ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर सही रहना चाहिए जिससे कि आगे आपके लिए चीजें समझना इजी हो जाए। तो सबसे पहले प्रायोरिटी मैंने ऑर्डर का रखा है कि मैंने सीक्वेंस सही रखा है क्वेश्चंस का। एंड सेकंड सर, इसको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने वेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी डिस्कस करना साथ के साथ जरूरी है। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस खत्म करा फिर उसके बाद दोबारा से बता रहा हूं कि स्टार्टिंग में आ जाओ ऐसे पेपर में पूछेगा, तब तक तो भैया बहुत टाइम हो चुका होगा, पीछे क्या पढ़ा आपने वो भी आपका माइंड से कहीं ना कहीं निकल चुका होगा, तो बाद में डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो साथ के साथ ही क्वेश्चन एग्जाम में कितने वेज में और किस तरीके से पूछा जाएगा। थर्ड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सर, क्या पहले पूछा गया है, पूछा गया है तो कब पूछा गया है, वो भी डिस्कस करना जरूरी है। एंड लास्ट सर, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, इसके लिए कितने आंसर्स को लिखने की हमें नीड है, तो ये सब जरूरी है। तो इसलिए मैंने क्या करा, सबसे पहले ऑर्डर को मैंने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि अगर आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आपका अगर चैप्टर ग्लोबलाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट टॉपिक आपका मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, फिर फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, मैंने उसी ऑर्डर में ही आपके क्वेश्चंस को यहां पे रखा हुआ है। तो आप बिल्कुल भी ऑर्डर को लेकर के टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। हाँ, मैंने क्वेश्चन भी साथ साथ मेंशन कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई 10 ईयर उठा करके सीधा मैं शुरू हो गया हूं, क्योंकि अगर आप आंसर को कंपेयर करेंगे तो आपको 10 ईयर से आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10 ईयर में बहुत जगह पे मुझे ऐसा फील हुआ कि भैया जो आपका मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग बहुत शॉर्ट में आंसर किया हुआ है, इसलिए 10 ईयर के आंसर्स को मैंने काफी जगह पे बिल्कुल भी नहीं लिया है, कंसीडर नहीं किया। बुक के आंसर्स को मैंने कई बार मुझे लगा कि बुक्स में एग्जाम्पल्स की नीड है, बट वो एग्जाम्पल उन्होंने मेंशन नहीं किया, सीधा बोल करके निकल गए वो, तो वहां पे एग्जाम्पल की नीड थी, तो इसलिए मैंने बुक्स के भी प्रॉपर आंसर्स को फॉलो कई जगह पर बहुत जगह पर नहीं किया है, एग्जाम्पल्स मैंने अपने इंक्लूड किए हैं। तो कुल मिलाकर करके मैंने रिसर्च कर करके पूरा आपका कंटेंट डेवलप किया हुआ है। तो आपके लिए बेस्ट कंटेंट क्या रहने वाला है, जो आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे चैप्टर में, वही आपके लिए बेस्ट कंटेंट रहने वाला है। तो नहीं तो आपको इधर देखने की जरूरत है, नहीं आपको उधर देखने की जरूरत है, जो आपके पीडीएफ आपके कंटेंट के साथ में अटैच होगा उस पीडीएफ को पढ़ने की जरूरत है, और अपनी सारी कंफ्यूजन आप दूर रख लेना, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा इसमें ऑटोमेटिक 10 ईयर आपका कवर हो जाएगा, तो मुझे कोई 10 ईयर अलग से पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ऑल इन वन आपके पास में आपके कंटेंट में अवेलेबल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना ही समझ पा रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में ट्रेड, तो इतना इजी नहीं है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं। ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे एक्टिविटीज आपको इन्वॉल्व मिलेंगे। अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूं, ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। लाइक अगर मैं फर्स्ट एक्टिविटी की बात करूं तो प्रोडक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एक्टिविटी है, बट सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट के साथ साथ में अगर मैं सेकेंड एक्टिविटी की बात करूं तो सर्विसेज भी है। एंड सिर्फ सर्विसेज ही नहीं है, इसमें एक और एक्टिविटी आ जाता है आपका कैपिटल, एंड इसके साथ साथ में एक और आ जाता है आपके पास में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ में एक्टिविटी आ जाता है कल्चर, पीपल। तो जो आप अभी तक हमारे माइंड में एक चल रहा था कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में कोई ट्रेड हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया और बस जस्ट ग्लोबलाइजेशन हो गया, नहीं, ये इतना इजी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स टर्म है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। जो आपका पूरा जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस, इसका कॉम्प्लेक्स टर्म ही ग्लोबलाइजेशन है। क्यों ग्लोबलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज को अपने में इन्वॉल्व रखती है। अगर आप प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं तो प्रोडक्ट का मतलब यहां पर सिर्फ एक प्रोडक्ट को आपने किसी दूसरी कंट्री से बाय कर लिया, ऐसा नहीं है।
मैं एग्जांपल लेता हूं, लाइक आईफोन की मैं बात करूं तो आईफोन बेसिकली जो है ये ब्रांड कहां का है, ये यूएस का ब्रांड है। इसको डिजाइन कौन करता है, यूएस करता है। तो अगर आपके माइंड में ऐसा आया कि अगर आपने इसको यूएस से ले लिया और बात खत्म होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसकी जो है असेंबलिंग कहां होती है, चाइना में। पार्ट्स कहां से आ रहे हैं इसके, जापान कोरिया से। सॉफ्टवेयर कहां से इसमें डल रहे हैं, इंडिया से। तो आप देखिए, अगर आप एक प्रोडक्ट की भी बात कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में आप जरा समझें कि उस प्रोडक्ट में डिजाइन करने वाला कोई और कंट्री है, असेंबल करने वाला कोई और कंट्री है, पार्ट्स बनाने वाला कोई और कंट्री है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कोई और कंट्री है, और कंज्यूमर हमारे भारत के हैं। अगर आप बच्चे सर्विसेज की बात करते हैं, मैं जैसे कि यहां पे मैंने बात करा प्रोडक्ट का, तो जरा आप समझेंगे, लाइक डिजाइन कौन करता है, द फोन इज डिजाइन एंड द प्लान इन द यूनाइटेड स्टेट। एंड इसके साथ साथ में अगर आप बात करें इसके सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आर डेवलप्ड इन इंडिया। जो इंडिया में आपके पास में आईफोन आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। पार्ट्स कहां के इसके, कोरिया एंड जापान के हैं। कस्टमर्स इंडिया एंड पूरा वर्ल्ड है इसका कस्टमर। असेंबल कहां हो रहा है, ये असेंबल चाइना में हो रहा है। तो ये आपके पास में एक आईफोन का एक प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है। इसके साथ साथ में अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज में आप देखते हैं कि सर्विसेज में इंडियन आईटी कंपनी प्रोवाइड्स द सॉफ्टवेयर सर्विसेज टू एन अमेरिकन कंपनी। इंडिया की जितने भी आईटी कंपनी है वो अमेरिकन कंपनीज को सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर सर्विसेज भी मैटर करता है। ग्लोबलाइजेशन में सर्विसेज भी आपका एक एक्टिविटी है जो कि इन्वॉल्व है। सर्विसेज के साथ साथ में बच्चे बात करते हैं हम कैपिटल की। तो कैपिटल में आप इस देखते हैं कि लाइक जैसे जो होंडा कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इंडिया में बना रही है, तो उसके लिए इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। तो यहां पर आपका कैपिटल का भी फ्लो हो रहा है। एंड इसके साथ साथ में आज जापानीज कंपनी इन्वेस्ट द मनी टू द ओपन अ फैक्ट्री इन इंडिया। लाइक होंडा एक जापान की कंपनी है, होंडा इन्वेस्ट टू द बिल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन कर्नाटका इंडिया। कहां पे इसका बनता है, होंडा कर्नाटक में बनता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात अगर मैं करूं तो लाइक अगर आप देखें तो अगर आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से अगर आप मेरी क्लासेस को देख पा रहे हैं तो यूट्यूब कोई इंडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। क्लियर, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। यही तो ग्लोबलाइजेशन का है कि किसी और कंट्री का ये प्लेटफॉर्म है और बाकी पूरा वर्ल्ड इसको यूज कर रही है और पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से एक स्मॉल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है टेक्नोलॉजी ने। अब मेरे इस क्लासेस को अलग अलग कंट्रीज में जहां जहां पर वो समझ सकते हैं, जहां जहां मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं उनसे, यहीं से बैठा बैठा वो क्लासेस को मैं पूरे वर्ल्ड में दे सकता हूं। तो मुझे यहां पे ट्रैवलिंग की भी नीड नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया, एक स्मॉल विलेज बना दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मूव फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर। ऑब्वियसली चाहे वो प्रोडक्ट हो, फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर मतलब कि एक देश की बाउंड्री को क्रॉस कर करके फ्रीली वो मूव कर रही है। क्या प्रोडक्ट भी कर रही है, कैपिटल भी कर रही है, एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन भी कर रही है, एंड सर्विसेज भी कर रही है। इसके साथ साथ में लाइक ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, फॉरेन टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट सर्विसेज हो गया। एंड इसके साथ साथ में अगर आप बात करते हैं पीपल, तो हमारे बहुत सारे इंजीनियर है जो कि काम करने के लिए यूएस जाते हैं या अदर कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं। तो पीपल भी इसमें इन्वॉल्व है। एंड इसके साथ साथ में कल्चर की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कल्चरल एक्टिविटी भी है जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। लाइक मैकडोनल्ड्स, पिज्जा, ये सब जो चीजें हैं ये हमारे ग्रैंडफादर नहीं जानते थे इन चीजों को, या उनके टाइम की चीजें नहीं थी, या उनके वो जो है फूड में नहीं था ये इंक्लूड, क्योंकि उस समय जो है ग्लोबलाइजेशन नहीं इतना स्प्रेड था। पर आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन हुआ तो आज क्या हुआ, मैकडोनल्ड्स बाहर की कंपनी हो गई, क्लियर है ना, पिज्जा, ये सब बाहर बाहर की जो कंपनी है इंडिया के हर जगह पर स्टैब्लिश है। और आज हमारा जो है चाहे वो पहनने का तरीका, चाहे कंजम्पशन का वे हो, ये सब में क्या हो गया, इसका एक इंपैक्ट आया है और एक इंटरेक्शन हो गया हमारा। तो यहां पर पिज्जा, जीन्स, नेटफ्लिक्स एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये लाइफस्टाइल, फूड, फैशन एंड आइडियाज स्प्रेड फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब बच्चे इसके बारे में, ये तो मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि ग्लोबलाइजेशन एक सिंपल टर्म नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंदर मैनी एक्टिविटीज इंक्लूड है, डिफरेंट एक्टिविटीज इंक्लूड है। लाइक आपको मैंने बताया, फर्स्ट एंड प्रोडक्ट हो गया, सेकंड सर्विसेज हो गया, थर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, फोर्थ पीपल हो गया, कल्चर हो गया। ये बहुत सारे एक्टिविटीज है जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। अगर मैंने प्रोडक्ट का भी एग्जाम्पल लिया तो आप देख रहे कि प्रोडक्ट ब्रांड कहां का है, असेंबल कहां हो रहा है, पार्ट्स उसके कहां पर बन रहे हैं।
तो प्रोडक्ट में भी वो भी अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आइए समझते हैं जरा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस तरीके से आएगा। देखिएगा, क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, साथ समझेंगे आप। यहां तक क्या है, यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 5 मार्क्स का बन जाता है ये क्वेश्चन। इसके लिए कितना आंसर आपने मार्क, व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो आपको लगता है कि एग्जाम में आपका 5 सवाल पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 चीजें पूछ रहे हैं। एक तो फेस मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछ लिया, फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछ लिया, एंड ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ बिहाइंड इट, ये पूछ लिए। तो फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछ लिए। कितने क्वेश्चन पूछे बच्चे? 3 क्वेश्चन। अगर 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके पेपर में, क्लियर है, और ये उसका एक पार्ट आपका कई बार रहता है, तो 5 क्वेश्चन भी है तो कम से कम एटलीस्ट 15 क्वेश्चन का तो माइंड सेट करें कि 15 सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो आइए बच्चे, हाँ ऑप्शंस होते हैं वो एक अलग बात है। तो इस तरीके से तो 30 क्वेश्चंस के आसपास आपके आसपास घूम रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो ये कुल मिलाकर के 3 सवाल इसमें आपसे पूछे गए हैं, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग हो, चाहे फेस हो, चाहे वो फोर्सेस हो। ये आपके एग्जाम में कैसे कितने मार्क्स का आया था? ये 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में आए हुए हैं तीनों क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपने एक पैराग्राफ बना करके सबका आंसर नहीं कर देना है। जब 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो तीनों का आपको अलग अलग आंसर करना है। और पता लगे ग्लोबलाइजेशन की ही मीनिंग इतना लंबा आप ले गए, बाकी को आपने इंपॉर्टेंस दिया नहीं, आपको लग रहा है कि आपके आंसर की लेंथ बढ़ गई है, 15 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, वहां पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं 5-4 नहीं। तो इसलिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा गया ग्लोबलाइजेशन, तो उसको 5 मार्क्स जितना ही आंसर देना है हमें। फिर सेकंड को अलग से हमें मेंशन करना है कि हम फेस्ट का आंसर कर रहे हैं, उसका 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उसका आंसर देना है। थर्ड का हमें अलग से आंसर देना है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें में मेंशन भी करनी है, हाईलाइट भी होना चाहिए हमारा। तो आइए बच्चे, सबसे पहले मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेता हूं। देखेंगे 18, 15 और 13 में क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, और अभी आपके सिलेबस का ये एक पार्ट है, मेंशन है सिलेबस में। तो मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहले क्या कहता है, जरा समझेंगे आप। कह रहा है ग्लोबलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टर्म यूज इन द इंटरनेशनल बिजनेस। इसका मतलब समझ में आया बच्चे क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एक ये कॉम्प्लेक्स टर्म है जो कि जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। रेफर टू द फ्री, और इसका ये क्या बताता है, ये रेफर क्या करता है, ये बताता है टू फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है ग्लोबलाइजेशन में। क्या होता है? फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। आराम से, इजीली, आसानी से, फ्रीली आप एक बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर में, एक कंट्री दूसरे कंट्री में आप फ्रीली आप जो है मूव कर सकते हैं। क्या मूव कर सकता है? आपका प्रोडक्ट मूव कर सकता है, कैपिटल मूव कर सकता है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन आपका मूव कर सकता है, पीपल मूव कर सकता है, कल्चर भी फ्रीली क्रॉस द बॉर्डर मूव कर सकता है। तो ये कहता है कि रेफर टू द फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। किस चीज का फ्री क्रॉस मूवमेंट हो रहा है? आपका गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, इंफॉर्मेशन का, पीपल का। इट इज द प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग द नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस। ये एक प्रोसेस है जिससे कि हमारे नेटवर्क स्टैब्लिश होते हैं अदर कंट्री के साथ में, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनके साथ में एक नेटवर्क को स्टैब्लिश करने का ये ग्लोबलाइजेशन का एक प्रोसेस है। अमंग आप मल्टी कॉन्टिनेंटल डिस्टेंस। मल्टी कॉन्टिनेंटल डिस्टेंस का मतलब हो गया यूरोप में है बहुत कंट्रीज, एशिया में है बहुत सारी कंट्रीज। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी कॉन्टिनेंटल डिस्टेंस। और ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसमें नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से ही आप देख पा रहे हैं कि हम यूएस की जो है यूरोपियन कंट्रीज के प्रोडक्ट को हम एशियन कंट्रीज के अंदर यूज कर रहे हैं, एशियन कंट्री के प्रोडक्ट को यूरोपियन कंट्रीज के अंदर यूज कर पा रहे हैं। किसके हेल्प से? ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से। तो ये वही बात कर रहा है, इट इज द प्रोसेस। क्या? ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क्स ऑफ कनेक्शन। किस चीज का प्रोसेस है? कि ये नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है अमंग द मल्टी कॉन्टिनेंटल डिस्टेंस थ्रू अ वैरायटी फ्लोज इंक्लूडिंग द पीपल। और किसके थ्रू कर रहा है ये कनेक्शंस? नेटवर्क स्टैब्लिश किसके थ्रू कर रहा है? पीपल के थ्रू कर रहा है, इंफॉर्मेशन के थ्रू कर रहा है, आइडियाज के थ्रू कर रहा है, कैपिटल एंड गुड्स के थ्रू कर रहा है। इन अदर वर्ड्स द ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंटेंसिफिकेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? इंटेंसिफिकेशन। ग्लोबलाइजेशन से तेजी आती है। इंटेंसिफिकेशन मतलब क्या होता है? तेजी आना। किस चीज के अंदर? ऑफ क्रॉस नेशनल इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, सोशल हो, या टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शंस। तो जो पॉलिटिकल इंटरेक्शंस है, कल्चरल इंटरेक्शंस है, लाइक आज हम बर्गर, पिज्जा,
नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ में आप देखते हैं सोशल इंटरेक्शंस है एंड टेक्नोलॉजी इंटरेक्शंस तो है ही। तो आपके दैट लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है कि जो बहुत सारे कंट्रीज हैं उनके बीच में आपस में क्या होता है, एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है, स्ट्रक्चर एंड द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, जिससे कि हम जोड़ पाते हैं अपने इकोनॉमी को अदर कंट्री के इकोनॉमिक के साथ में, एक नेशंस को दूसरे नेशंस के इकोनॉमिक को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, पॉलिटिकली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड सोशल इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या, एक प्रोसेस ऑफ द ग्लोबल स्केल, ग्लोबल स्केल पे एक प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर के इतनी बात समझ में आती है हमें कि ग्लोबलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स टर्म है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। फर्स्ट चीज ये क्यों है भैया कॉम्प्लेक्स टर्म, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व है। आप ग्लोबलाइजेशन एक रेफर करता है, एक बताता है आपको कि इसमें आप फ्रीली क्रॉस द बॉर्डर आप मूव कर सकते हैं, अपने कैपिटल को, अपने प्रोडक्ट को, पीपल को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फ्रीली आप मूव कर सकते हैं। और फ्रीली मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीली मूव करने का यहां पर पर्पस ही यह है कि ये बहुत सारी कंट्री के बीच में एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहा है। तो वही कह रहा है कि क्रिएटिंग द नेटवर्क द कनेक्शन अमंग द मल्टी कॉन्टिनेंटल डिस्टेंस, जो यूरोप हो गया, रशिया हो गया, इस तरह से दूर दूर पड़ी हुई जो कंट्रीज है उसके बीच में एक नेटवर्क स्टैब्लिश करने का एक प्रोसेस है। क्लियर है। अब इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं ना अदर वर्ड्स, हाँ, इन अदर वर्ड सेम जो चीज आपने ऊपर पढ़ा वही चीज नीचे इसमें और अदर वर्ड में रिपीट कर देगी। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंटेंसिफिकेशन, ये तेजी लेकर के आता है किस चीज में, क्रॉस नेशनल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड टेक्नोलॉजी इंटरेक्शंस। इन पॉलिटिकल इंटरेक्शंस हो, कल्चरल इंटरेक्शंस हो, इन सब में स्पीडली वो स्प्रेड करता है, किसके हेल्प से, ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से हम इसको कर पाते हैं। और ये इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक से जोड़ता है एक कंट्री को दूसरे कंट्री के इकोनॉमिक के साथ में, पॉलिटिकल के साथ में, सोशल प्रोसेस एंड ग्लोबल स्केल पर ऐसा ये करता है। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि आपका बड़ा इजी था। तो अगर 5 मार्क्स में अगर मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपको लिखना है तो बस आपने यही लिखना है। क्लियर है। ये जो मैंने आपके सामने आप दिखाया है, मैंने प्रोडक्ट दिखाया है, ये आपके समझाने के लिए मैंने दिखाया है कि आपको समझ में आए कि ये कैसे एक प्रोडक्ट एक कंट्री दूसरे कंट्री में आप इसका ये मूवमेंट होता है, फ्री क्रॉस द बॉर्डर कैसे होता है, सर्विसेज का क्या रोल है फ्री क्रॉस बॉर्डर में, किस तरह की सर्विसेज होती हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि इंडियन प्रोफेशनल इन इंडिया प्रोवाइडिंग द सॉफ्टवेयर सपोर्ट टू द क्लाइंट इन द यूनाइटेड स्टेट, कैसे कैपिटल फ्लो होता है। मैंने एक होंडा का एग्जांपल दिया, ये आपको एग्जांपल देने के लिए, आपको समझाने के लिए कि एक जापानीज कंपनी है होंडा, जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल लगाता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बनाने के लिए। मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल दिया, लाइक जैसे कि यूट्यूब हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही तो हमारा सर्च इंजन गूगल है, ना ही चैट जीपीटी है, फिर भी ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से हम इन सब चीजों को इतने इजीली अपने कंट्री के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। पीपल ट्रैवल करते हैं एंड कल्चरल, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट ये भी अब देखने को मिलता है कि एक तरीके से हाँ, एक कंट्री और दूसरी कंट्री का जो कल्चर है वो भी हम फॉलो कर रहे हैं। लाइक हमारे वो चाहे क्लोथ में हो या फिर वो हमारे फूड में हो या फिर हम जो एंटरटेनमेंट हो गया, इन सब चीजों में अब हम बाहर की चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से। यहां तक बच्चे क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फेजेस को आप फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी बोल सकते हैं, फीचर्स, और इसके साथ साथ में आप इसको कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, आप कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो एक सिंपल क्वेश्चन के अगर वे में देखें आप, तो इसको आप ये कह सकते हैं फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और आपको पता है किसी चीज के फीचर, हमने इससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो मीनिंग में ही ऑलमोस्ट फीचर्स डिस्कस हो जाते हैं। तो वही सब कुछ यहां पर भी आपका रिपीट होगा, बट आपके पास में एक अलग क्वेश्चन है फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो उसकी सेपरेट सेपरेट अलग अलग लेंथ और थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको हमें पढ़ना है। आप बच्चे आप फर्स्ट कहता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, सेकेंड फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। आइए वन बाय वन करके हम समझते हैं फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को। फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
बच्चे इकोनॉमिक फेस की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले पर्पस क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से हम एक कंट्री की इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर देते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में। एक देश की इकोनॉमी पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ में जुड़ जाती है। किसकी हेल्प से? ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से। कैसे? थ्रू द पीपल, थ्रू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, थ्रू द सर्विसेज, थ्रू द कैपिटल। इन सब की हेल्प से हम एक कंट्री की इकोनॉमी को, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, इसको हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक फेस्ट्स। एक कंट्री की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ में इंटीग्रेट कर देना। और किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं हम? थ्रू द पीपल, थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, थ्रू द कैपिटल, थ्रू द कल्चरल। तो वही कहता है कि द इकोनॉमिक फेस्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंटीग्रेशन। ये क्या बताता है? इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स, नेशनल इकोनॉमी का इंटीग्रेशन करना थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। अब बच्चे एफडीआई का मतलब यह है कि कोई भी अगर विदेशी कंपनी, लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया था कि जापान के होंडा कंपनी इंडिया में आकर के एक कैपिटल लगा रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रही है, कर्नाटका में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब एक ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में काम कर रही हो, लाइक कोको कोला, इसे क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, चाहे वो एफडीआई हो, इसके थ्रू हम अपने कंट्री की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर आपका मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो, इसके थ्रू हम जो है एक कंट्री की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड द ग्लोबल मार्केट्स, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, गुड्स के थ्रू कर सकते हैं। लाइक आप प्रोडक्ट के एग्जांपल ले रहा हूं, लाइक आपने देखा एक आईफोन को ही देखा आपने कि किस तरीके से वो एक यूएस का ब्रांड जो है, डिजाइन यूएस में जिसका हुआ है, वो जाके मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है चाइना में, और उसके पार्ट्स बन रहे हैं जापान, कोरिया में, सॉफ्टवेयर उसमें जो है इंडिया का जा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, या कैपिटल हो, या लेबर मूव फ्रॉम फ्रीली अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कुछ ऐसे हैं मीडियम्स जिसके थ्रू हम एक कंट्री की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ में क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। वो मीडियम्स क्या हैं? उसी मीडियम्स के बारे में डिस्कशन कर रहा है। लाइक इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गया, ग्लोबल मार्केट्स हो गया, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर मूव फ्रॉम फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर। ये सब चीजें क्या हो रही हैं? ये फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर जो है मूव कर रही हैं, एक देश से दूसरे देश में ये फ्रीली जा रही है, स्वतंत्रता से ये मूव कर पा रही है। Example, a product like a laptop may be designed in the USA, manufactured in China, assembled in the another country and sold worldwide. Companies such as a Coca-Cola, Apple and Amazon operates in the many countries. ये एग्जाम्पल है कि एक कंट्री का इकोनॉमी हम पूरे वर्ल्ड के साथ में उसको हम जोड़ पा रहे हैं। कुछ आपके पास में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के थ्रू, ग्लोबल मार्केट के थ्रू, एफडीआई के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू, कैपिटल के थ्रू, एंड लेबर मूव फ्रॉम फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर, लेबर के थ्रू। सेकेंड है बच्चे कल्चरल फेस्ट्स। कल्चरल फेस्ट्स की वजह से आप देखते हैं कि पीपल जो है ग्लोबलाइजेशन में कल्चरल फीचर्स भी है, जिसकी वजह से क्या होता है? पीपल्स बिकम फेमिलियर विद द डिफरेंट कल्चर। अगर आप अब यहां से अगर आप यूएस में जाते हैं तो आपका जो फूड स्टाइल थोड़ा सा वो हो गया है कि आप वहां पे पिज्जा वगैरह उस फूड स्टाइल में आप एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये थोड़ा फेमिलियर कर देता है। तो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स, ये क्या इन्वॉल्व करता है? स्प्रेड ऑफ द आइडियाज, वैल्यूज, कस्टम्स। तो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन से क्या चीज इन्वॉल्व हो जाती है? इससे आइडियाज स्प्रेड होती हैं, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फूड हैबिट्स स्प्रेड होती हैं, जो कि आपने अच्छे तरीके से इसका एग्जांपल देखा। म्यूजिक एंड द लाइफस्टाइल अक्रॉस द कंट्रीज, people become familiar with the different culture due to the media, travel and the communications. Example, people across the world enjoy the fast food like the burgers and pizzas, watch the international movies and follows the global fashion trends. At the same time, India culture such as the yoga and Ayurveda has the gained global popularity. तो इंडिया की भी चीजें जो है ग्लोबल पॉपुलरिटी लेके चल रही है, वहां के कल्चर में योगा, ये सब चीजें इंक्लूड हो रही हैं। तो एक कल्चरल फेस भी है ग्लोबलाइजेशन का। टेक्नोलॉजिकल फेस, तो टेक्नोलॉजिकल फेस ने क्या करा बच्चे? जो आज जो डिस्टेंस
बैरियर, एक तो कम्युनिकेशन बैरियर था पहले। कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब है कि मैं तो चलो एक देश का दूसरे देश से बहुत दूर की बात है, मैं सिंपल सा एक स्टेट का दूसरे स्टेट के बारे में एग्जांपल बताता हूं जो कि मैंने खुद देखा हुआ है वो दौर। उसमें क्या था, फोन इतने सभी लोगों के पास में उसमें फोन नहीं हुआ करते थे, तो लेटर लिखते थे, चिट्ठियां लिखा करते थे, और वो गांव से चिट्ठी आ रही है या फिर आप गांव चिट्ठी भेज रहे हो, तो वो चिट्ठियां 10 दिन में आ रही हैं, 15 दिन में जा रही हैं, सही एड्रेस पे जा रही है या नहीं जा रही है। अगर किसी की डेथ भी हो गई और आपने इंफॉर्मेशन के नाम पे, इंफॉर्मेशन देने के नाम पर आपके पास में लेटर ही है बस, तो आप वो लेटर आप दे रहे हैं, वो लेटर 15-20 दिन के बाद पहुंच रहा है, सही जगह पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उनको महीने के बाद ये खबर मिल रही है। तो इस तरीके के बैरियर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हमने इंडिया में देखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कम्युनिकेशन बैरियर तो किस लेवल का हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने क्या करा, इस कम्युनिकेशन बैरियर को जो है रिमूव कर दिया है। अब हम इजीली 1 सेकंड में हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट कर सकते हैं, इजीली इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम फैक्स कर सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, हम मीटिंग कर सकते हैं। अब हर छोटी छोटी मीटिंग के लिए जरूरी नहीं कि फ्लाइट लेकर के आप जाएं या फिर शिप के ट्रैवल थ्रू आप जाएं। पहले शिप से आप जाते थे तो उसमें भी आपका 2 वीक्स से आपका टाइम लगता है, आज की डेट में शिप से जाते हैं। फ्लाइट से भी जाएंगे तब भी आपका टाइम लगेगा। आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, अगर छोटी मोटी मीटिंग है तो आप इस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही कहता है कि टेक्नोलॉजी प्लेज द मेजर रोल इन अ ग्लोबलाइजेशन। हाँ भैया, टेक्नोलॉजी ने मेजर रोल प्ले करा है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, क्योंकि इसने इंफॉर्मेशन बैरियर को रिमूव किया हुआ है, कम्युनिकेशन बैरियर को रिमूव कर दिया। जो बैरियर था इसके आगे हम कम्युनिकेट कैसे हैं उसको इसने रिमूव कर दिया। अगर चाइना कंपनी भारत में अगर ऑपरेट कर रही है एग्जांपल के लिए, तो उसके लिए कम्युनिकेशन करना इजी है, तभी वो ऑपरेट कर पा रही है। कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट हो जाता तो उनका वो ऑपरेट करना उनके लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाता, तो ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल इन अ ग्लोबलाइजेशन बाय द रिड्यूसिंग द कम्युनिकेशंस एंड द ट्रांसपोर्टेशन बैरियर्स। तो अब थ्रू द ग्लोबलाइजेशंस या थ्रू द टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं कि इन्हें कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन बैरियर को क्या करा, कम करा। एडवांटेज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल द फास्टर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोबल। तो अब एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। द यूज ऑफ द इंटरनेट, ईमेल्स, वीडियोस, कॉन्फ्रेंसिंग एंड सोशल मीडिया अलाउज द बिजनेस एंड द इंडिविजुअल्स टू द कम्युनिकेट इंस्टेंटली विद द पीपल इन अदर कंट्री। एकदम से चाहो तो आप अदर कंट्री में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अब आपके लिए बहुत इजी हो गया कि अगर आपके घर के बच्चे भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो आप थोड़ा भेज सकते हैं, क्योंकि आप उससे आप टाइम टू टाइम आप उसके साथ में जुड़ सकते हैं, आप कनेक्टेड है। आपने मॉर्निंग में बात कर ली, शाम को बात कर ली, तो आपको लिए जो उसका रिस्क है वो आपको बहुत कम लग रहा है। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन को ये क्या कर रहा है, एक तरीके से सपोर्ट करता है। कौन? टेक्नोलॉजी फेस्ड। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। पॉलिटिकल फेस्ट्स, भैया बहुत सारी पॉलिटिकल फेस्ट्स भी हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। क्या है पॉलिटिकल फेस्ट? कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि ट्रेड करने को बहुत इजी कर दिया, लाइक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल ये रहता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के बैरियर्स हैं, कुछ कंट्रीज एक्साइज ड्यूटी या इंपोर्ट की हुई गुड्स पे हैवी टैक्स लगाती हैं। उन टैक्स को रिड्यूस करवाना, कम्युनिकेट करना और गुड्स, कैपिटल, पीपल, टेक्नोलॉजी फ्रीली क्रॉस द बॉर्डर मूव कर सके, इसके लिए ये कम्युनिकेट करती है कंट्रीज के बीच में। ये इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है, लॉ डेवलप करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या करती है, बहुत सारी कंट्री को ये एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंक्रीज द कॉपरेशन अमंग द कंट्रीज, बहुत सारे देश के बीच में कॉपरेशन बढ़े। अब एक फॉर एग्जांपल अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में टेंस एनवायरमेंट है ट्रेड को लेकर के। अभी कॉपरेशंस की तो अभी दुनिया में जो चल रहा है वहां पर तो कॉपरेशंस वर्ल्ड के दूसरे कंट्री के साथ में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। ये रसिया और यूक्रेन से शुरू होते हुए अमेरिका और अब ईरान, इन सब चीजों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इंडिया
और अमेरिका के बीच में ट्रेड से रिलेटेड टैरिफ जो है टैक्सेस हैं वो इंक्रीज अमेरिका कर देना। तो अभी तो कॉर्पोरेशंस देखने को इतने कम मिल रहे हैं, बट जब इसमें ये इन्वॉल्व होती हैं कंट्रीज जैसे कि WTO हो गया, IMF हो गया, तो ये इस टेंस को क्या करती थी, ये कम करती है, ये इनको कॉपरेट करने की कोशिश करती है। बट फाइनली ये सब अमेरिका की हैं, इनके हेडक्वार्टर्स अमेरिका में है, तो जब बात अमेरिका की होगी तो कोई कॉपरेशंस की बात नहीं होगी, उन्हीं के ही सिचुएशन, उन्हीं के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो होगा। अदरवाइज आप देखें तो जनरली क्या होती है कि जैसे कि लाइक इंडिया में पहले इंपोर्ट करने वाले गुड्स पे बहुत हम हैवी टैक्स लगाते थे, क्योंकि हमने पहले एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने फेस किया हुआ था, वो उसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हम फिर अंग्रेजों के गुलाम रहे। इसलिए हमें इस चीज का डर भी था और हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोडक्ट भी करना था, स्मॉल इंडस्ट्री को प्रोडक्ट भी करना था, और हम बाहर के लोगों का कंट्रोल अपने देश में नहीं चाहते थे, तो हमने इंपोर्ट पे हैवी टैक्स लगाया। लेकिन जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की 1991 की बात आई थी तो WTO ने सजेशन दिया, उससे हमारे गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे थे, उनको एक सजेशन दिया कि भैया आप जो है ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करो, प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करो, लिबरलाइजेशन पे फोकस करो, ये बैरियर्स को आप रिमूव करें, तब हम आपकी कुछ हेल्प करेंगे, तब हमको कुछ आपको लोन देंगे। फिर लोन लेना हमारे लिए बहुत नेसेसरी था, तो हमने इन चीजों को हमने माना और इसका इम्प्लीमेंटेशन करा और इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी में देखने को मिला। और आज हमारी कंट्री के इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड के साथ में इंटीग्रेटेड है। वो किसकी हेल्प से? वो WTO की हेल्प से है। तो ये बताता है कि आपके पॉलिटिकल फेस से इसके अंदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO, IMF कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशंस के एग्जांपल हैं। रेफर टू द इंक्रीज कॉपरेशंस अमंग द कंट्रीज, ये क्या करता है? कॉपरेशंस को बढ़ाता है अमंग द कंट्रीज के बीच में थ्रू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्लियर है, ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स टू सॉल्व द ग्लोबल इश्यूज। कुछ ग्लोबल इश्यूज होते हैं उसको एग्रीमेंट के थ्रू क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। एग्जांपल, कंट्रीज वर्क टुगेदर इन ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ये कुछ हमारे पास में क्या है? ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सच एज द यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। क्लियर है बच्चे? तो पॉलिटिकल फेस भी है। एंड सोशल फेस के मतलब ये हो गया कि आप एजुकेशन लेने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री आज की डेट में आप जा सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशंस बहुत इजी हो गया, कम्युनिकेशंस बैरियर रिमूव हो गया, ट्रांसपोर्टेशन जो था वो भी बैरियर था वो भी रिमूव हो गया, फ्लाइट से आप कम टाइम में आना जाना कर सकते हैं। तो आप एक कंट्री के अगर जैसे लाइक आप कहेंगे गूगल का CEO कौन है? भारतीय है, तो इसी को तो एक एग्जांपल है सोशल फेस का। द सोशल फेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ पीपल। ये क्या इंक्लूड करता है? मतलब सोशल फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या है, क्या चीज है इसके अंदर? मूवमेंट ऑफ द पीपल है अक्रॉस द कंट्री, आइडियाज है, एक देश का आइडिया दूसरे देश में जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे आप? सोशल फेस बोलेंगे। एंड सोशल प्रैक्टिसेस अक्रॉस द बॉर्डर्स लीडिंग टू द सोशल इंटीग्रेशन। एग्जांपल, स्टूडेंट गो अब्रॉड फॉर द हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल्स माइग्रेट फॉर द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो माइग्रेट हो रहे हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो ये सोशल फेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है। क्लियर है बच्चे? अब हम बात करेंगे ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मीनिंग यह है बच्चे कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। उसमें से एक है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक बच्चे कुछ ट्रेड बैरियर्स होते हैं जिसको आप टैरिफ एंड नॉन टैरिफ भी कहते हैं। टैरिफ का मतलब क्या हुआ? कोई चीज कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम हैवी टैक्स लगा रहे हैं। टैक्स हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर वो उसके रेट अगर कम रहे और हमारे मार्केट में अगर वो आते हैं तो जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे, तो इससे हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो हार्म होंगी। हम चाहते हैं कि भैया हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ही आगे ग्रोथ करे, वही परफॉर्म करे हमारी कंट्री में। हम नहीं चाहते कि कोई आकर के कंट्री और पूरी तरीके से हमारी जितनी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है सबको डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसलिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर हम हैवी टैक्सेस लगा देते हैं। किसको बोलते हैं? टैरिफ। एक होता है नॉन टैरिफ, हम टैक्स तो नहीं लगाते हैं बट एक कोटा डिसाइड कर देते हैं कि भाई इतनी क्वांटिटी हम इंपोर्ट करेंगे, इससे ज्यादा क्वांटिटी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो दोनों ही एक तरीके से क्या है? बैरियर्स है। इन बैरियर्स को रिमूव करना ही क्या कहते हैं? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं इसको।
तो बेसिकली कहता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस बोथ इन टर्म्स ऑफ द रिलेशंस इन द ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड बैरियर्स है उसके अंदर रिलैक्सेशंस करना, like tariff and non-tariff, and the regulations and the emergence of the multilateral organization under the WTO has the greatly contribute. बच्चे WTO लगभग WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है और लगभग 164 कंट्रीज इसके मेंबर है। ये एक रूल एंड रेगुलेशंस का एक फ्रेमवर्क बना देता है कि ये कुछ ट्रेड करने के अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप इस लेवल पे आप जो है टैक्सेस नहीं लगा सकते हो, इस लेवल पे आप टैरिफ नहीं लगा सकते हो। कोटा सिस्टम को भी थोड़ा रिमूव करने की ये कोशिश करता है। और इसके साथ साथ में हम जब ट्रेड करते हैं कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में, तो हो सकता है बीच में किसी टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कंट्रीज के बीच में, वो ट्रेड भी हार्म हो सकता है। तो उसके सॉल्यूशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम भी डेवलप करके देता है कौन? WTO। तो WTO 164 कंट्रीज का एक ग्रुप है और इसमें 164 कंट्रीज के लिए एक रूल फ्रेम जो है वो बनाया गया है। कॉन्फ्लिक्ट करने का एक सिस्टम, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक सिस्टम है इनके पास में। फॉर एग्जांपल चाइना 2001 से पहले चाइना हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था, लेकिन जैसे ही वो WTO के अंदर 2001 में इंक्लूड हुआ, उसके बाद उन्होंने इस जो हैवी इंपोर्ट ड्यूटी था इसको उन्होंने रिमूव करा, टैरिफ को कम किया और नॉन टैरिफ को भी उन्होंने कहीं किसी हद तक हटाया। तो एक एग्जांपल है WTO का, तो वही कहता है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ द रिलैक्सेशन इन ट्रेड बैरियर्स एंड द रेगुलेशंस एंड द इमर्जेंस ऑफ द मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस वही है जो कि बहुत सारी कंट्रियों में ऑपरेट कर रहे हैं। लाइक WTO has the greatly contributed to the globalizations of trade and investment। तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस का एक एग्जांपल क्या होता है सर? ये लाइक WTO। क्लियर है बच्चे? ये क्या है? मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारी कंट्रियों को एक साथ लेकर के चलता है। हैज ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और इसका इंटरनेशनल ट्रेड में, इसका ग्लोबलाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अभी तक का। जितनी भी मेजर कंट्रीज है, मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज है, ऑलमोस्ट सब इसका पार्ट है। तो पूरी दुनिया इसका हिस्सा है। पूरी दुनिया एक रूल और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। अपने आपस के कॉन्फ्लिक्ट को एक ऐसा सिस्टम है इसके पास में जिसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं या आपस में रिजॉल्व करवाते हैं। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इसका फर्स्ट पॉइंट है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट मिलता है। ग्लोबलाइजेशन कर पाना इजी हो गया। अगर हर कंट्री, जैसे यूएस ने जो है टैरिफ लगा दिया, तो यूएस ने टैरिफ लगाने की वजह, देखिए कई बार होता है यूएस, मैं बता रहा हूं कि WTO बेसिकली अमेरिका का ही है, यूएस का ही है। तो अमेरिका का एक सिंपल पॉलिसी है कि दुनिया उसके रूल को फॉलो करे, लेकिन वो खुद अपने रूल को फॉलो नहीं करेगा, रूल रेगुलेशन के लिए मैटर नहीं करता है। तो अमेरिका ने भी जैसे इंडिया के ऊपर जो है 50% के आसपास जो है टैरिफ लगाया, इसको 500% तक लगाने की बात भी चल रही है, कोई ऐसी उठती हुई खबर है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को देख पा रहे हैं कि उसको रिमूव करने के लिए ही WTO आया था। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को WTO के थ्रू उम्मीद है कि ये रिजॉल्व हो जाएंगे और ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट है बच्चे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने में एक और एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल है, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। क्योंकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से कम्युनिकेशंस बैरियर को रिमूव किया। अगर आप पहले एक लेटर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ही कम्युनिकेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। यहां पर अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कितना डिफिकल्ट टास्क होता था। और अगर आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है तो आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कैसे करेंगे दूसरे कंट्रीज के अंदर? तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आप बोल सकते हैं कि बैकबोन क्या है? कम्युनिकेशन का होना। और एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू, लाइक जैसे कि आप टेलीफोन हो गया, आप फोन से इजिली कनेक्ट हो सकते हैं। सेकंड, आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट कह सकते हैं, इसके थ्रू आप जो है आपका कम्युनिकेशंस जो गैप था वो खत्म हो गया है। आप इजिली किसी भी टाइम आप जो है एट अ मोमेंट ऑफ अ टाइम आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री में बैठे हुए किसी पर्सन से बात कर सकते हैं। तो एक तो कम्युनिकेशंस बैरियर्स उसको रिमूव करा, ट्रांसपोर्टेशन बैरियर को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने रिमूव करा। ट्रांसपोर्टेशन में पहले मैं बता रहा हूं, अगर आपको यूएस जाना है तो आपको 15 डेज के अप्रोक्स का टाइम लगता था, आज की डेट में लगता है, पहले तो उससे ज्यादा लगता था। लेकिन आज के टाइम में आप फ्लाइट लेकर के आप उससे कम टाइम में 24 आवर्स अप्रोक्स आप जो है आप जा सकते हैं। तो ये
ये एडवांसमेंट आया है हमारे टेक्नोलॉजी में, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इजी हो गया, गुड्स को इजीली आप फ्लो कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। इसकी वजह से बिजनेस करना बहुत इजी हो गया है, ग्लोबलाइजेशन को इसने बूस्ट दिया है। तो कह रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट द वर्ल्ड हैज बीन द ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। मतलब कि टेक्नोलॉजी ने क्या करा, एक जो इतनी बड़ी दुनिया थी उसको एक विलेज बना दिया। आप इजीली कहीं बैठे हुए इंसान से कनेक्ट कर सकते हैं, उसको आप इजीली आप देख सकते हैं। आपका 24 घंटे के अंदर आप कहीं भी ट्रैवल करके जा सकते हैं, 2 डेज के अंदर आप एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने में आप जा सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसने पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया, एक ग्लोबल विलेज बना दिया। कैसे बनाया? डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट। किसके थ्रू? थ्रू द डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट इन अ साइंस एंड अ टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली इन दिनों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग द टेक्नोलॉजी दैट हैज द रिजल्टेड इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। खासकर ऐसी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है जो कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकती है, बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर सकती है। और ऑफ अ यूनिफॉर्म गुड्स का मतलब आप देख लें, लाइक कोको कोला, कितने बड़े स्केल पे इसका प्रोडक्शन होता है। बस किसी भी कंट्री में जाइए, इसका टेस्ट आपको चेंज नहीं मिलेगा, एक जैसी पैकिंग, एक जैसा वेट, सेम टेस्ट आपको मिलेगा। तो लार्ज स्केल पे चीजें बनाने के बाद यह हो सकता है कि भैया अलग अलग चीजों में कुछ चेंजेस आ जाए, बट चेंज नहीं आता है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उस चीज को मेंटेन किया हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसकी जो है क्वालिटी को सेम लेवल पे मेंटेन कर पा रहे हैं, यूनिफॉर्म ऑफ गुड्स एट अ लो कॉस्ट कर पा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी that has the enhanced the movement of the people and the goods across the countries। भैया ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हुआ कि इसने बढ़ावा दिया, किस चीज को एनहेंस करा, किस चीज को, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स अक्रॉस द कंट्रीज एट अ लो कॉस्ट पे आप एक देश से दूसरे देश में आप जा सकते हैं। एंड द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइक आप यूट्यूब से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, चैट जीपीटी से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लाइक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। दैट हैज द ब्रॉट डाउन द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कॉस्ट। इसने क्या करा कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कॉस्ट को कम कर दिया। पहले इंटरनेशनल छोड़ दो, पहले नेशनल के अंदर ही बात करना पड़ा। अगर आप फोन सुन भी रहे हैं, इनकमिंग का भी आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता था हर एक मिनट का, आउट गोइंग का तो करना ही पड़ता था आपको। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई वैसे वैसे सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च करा, इंटरनेट का टाइम पूरा डेवलप कर लिया, और उसकी वजह से कम्युनिकेशंस जो है कॉस्ट वो हमारा बहुत कम हो गया। पहले हम 1 GB डेटा 400-500 का हम रिचार्ज करवाते थे, और उसके बाद वो 5 मिनट के लिए भी अगर ओपन रह गया तो वो आपका चला गया, खत्म हो गया 1 GB डेटा। बट आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि 300 में पूरे महीने आप जो है डेटा आप यूज कर सकते हैं। तो इसने क्या करा, कम्युनिकेशन कॉस्ट को क्या कर दिया, इसने कम कर दिया है। एंड इंक्रीज द कॉम्पिटिशन। हाँ भैया, जब ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करेगा तो कंपटीशन तो बढ़ेगा। अब क्या हो गया कि अब आप इजिली आप जो है थ्रू द कम्युनिकेशंस और थोड़ा सा इंटरनेट आप बहुत सारी चीजों को आप देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी है, किस रेट की क्वालिटी है। अब मार्केट में आप जा रहे हैं, मार्केट में जाने जो रेट आपको ऑफर कर रहा है इंटरनेट पर, आप पहले उसका रेट पता कर करके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसने क्या करा, कॉम्पिटिशन को इंक्रीज कर दिया है। दिस इज द टर्न हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू बिजनेस मॉडल्स। इसकी वजह से एक नए बिजनेस मॉडल्स जो हैं डेवलप हो गए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से आज के टाइम पे ई कॉमर्स आ गया। आप देखते हैं कि नई नई चीजें आ गई, लाइक ब्लिंकिट आ गया, है ना, जोमेटो हो गया। तो नए नए बिजनेस मॉडल्स जो है वो स्टैब्लिश अब होते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक बूस्ट देता है किसको, किसको, ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन करने के लिए बहुत जरूरी था कि कम्युनिकेशंस बैरियर रिमूव हो, ट्रांसपोर्टेशन बैरियर रिमूव हो, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी ने इन दोनों बैरियर्स को रिमूव किया है, और इससे हमारा जो ग्लोबलाइजेशन को एक अच्छे खासा सपोर्ट मिला है। कुल मिलाकर कंक्लूजन इस पॉइंट का ये है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस का मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, लाइक WTO एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस है, IMF मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और मैंने इसका ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं मैं कि भैया लाइक WTO में 164 कंट्रीज इसका एक मेंबर है। ऑलमोस्ट जितने भी मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर है, एक तरीके से मान के चल सकते हैं पूरी दुनिया इसके अंदर मेंबर है। और ये एक रूल एंड रेगुलेशंस इसने अपने इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के बनाए हुए हैं। उस रूल एंड रेगुलेशंस को सबको फॉलो करना होता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में आ गया, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान वॉर बीच में हो गया, ट्रेड यहां पर हार्म हो गया,
अब ट्रेड को लेकर के अगर एक कंट्री के ट्रेड अगर हार्म हो गए या कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया ट्रेड को लेकर के, बीच में ट्रेड फंस गया है, तो इसको लेकर के WTO के प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बना रखा है जहां पे इन कॉन्फ्लिक्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कहता है कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या करा, ग्लोबलाइजेशंस को सपोर्ट किया है, ग्लोबलाइजेशंस को बढ़ाया है, चाहे वो IMF हो चाहे वो WTO। तो वही बात कहता है कि multilateral institutions such as GATT and WTO have the significantly contributed to the process of the globalization by the facilitating the international trade and the investment through the various rounds of the multilateral trade negotiations. Moreover, multilateral institutions such as the IMF, International Monetary Fund, जो कि क्या करता है, फंड भी प्रोवाइड करवाता है कंट्रीज को ट्रेड करने के लिए, एंड द वर्ल्ड बैंक इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। वर्ल्ड बैंक का भी है कि लाइक इंडिया के साथ में और पाकिस्तान के साथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम में ऐसा हो गया था कि जब हम लोन लेने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास में गए थे अपनी कंट्री के लिए, तो वर्ल्ड बैंक ने ऑब्वियसली अगर आपसे कोई पैसा उधार लेने के लिए आएगा तो आप कुछ कंडीशन जरूर रखोगे कि भैया आपको सही से काम करना है और काम के सही से कमाना है, इसलिए आप गाइड करोगे क्योंकि वो कमाएगा तभी आपके पैसे वापस कर पाएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ सजेशंस रखे थे LPG का, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। कहा था कि ये आपको इंप्लीमेंटेशन करने हैं अपनी कंट्रीज के अंदर। अगर आप थोड़े लिबरल हो जाइए, आप बाहर की चीजों को अपने कंट्री में आने दें, थोड़ी सी कंपटीशन आप होने दें, आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे और बाहर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके कंट्रीज में आएगी तो उससे आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी बहुत कुछ सीख सकती है। तो लिबरलाइजेशन, रूल एंड रेगुलेशंस को रिमूव करने की बात करें। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट को कहा कि सब कुछ आप अपने कंट्रोल में मत रखें, जो प्राइवेट सेक्टर से जो लोग हैं वहां के, उनके पास में अपनी क्रिएटिविटी है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। तो ये कुछ सजेशन दिया किसने, वर्ल्ड बैंक ने दिया था उस टाइम पे, और इंडिया ने उसको फॉलो किया और इंडिया अपने जो है जो एक इकोनॉमिक डिजास्टर के पीरियड से जो निकल जा रहे थे उससे वो बाहर निकल पाए और वर्ल्ड की जो है एक ऐसी इकोनॉमी बन करके आज आई है जो कि बहुत स्पीडली से ग्रोथ कर रही है। वो किस वजह से, वो वर्ल्ड बैंक के कंट्रीब्यूशन से जो उसने एडवाइजरी दी थी इंडिया को। तो कह सकते हैं कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से हमें इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट मिलता है, ग्लोबलाइजेशन को एक सपोर्ट मिलता है, लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया। तो उसका एक एग्जांपल था एडवांस इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, एडवांसेस इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का एक सिंपल पर्पस है कि सही प्रोडक्ट को सही जगह पे सही टाइम पे पहुंचाया जाए। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन आपका आ जाता है, इसके अंदर वेयर हाउसिंग आ जाता है, आपके पास में इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाता है। तो इन सभी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। और आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन हो पाया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंटली हो पा रहा है आज की डेट में और स्पीडली हो पा रहा है। तो ये कहते हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ग्लोबलाइजेशन हैज बीन द ब्रॉट अबाउट बाय द फास्टर, वो आया कैसे, फास्टर एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ द गुड्स बिटवीन द कंट्रीज थ्रू द ग्रेटर एबिलिटी ऑफ द स्पीडर। अब आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को अभी भी नहीं समझ पाए तो इसका एक एग्जांपल देखें, लाइक फ्लिपकार्ट। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका अब फ्लिपकार्ट से आप आईफोन आप अपने घर मंगवा रहे हैं, तो आईफोन तो फ्लिपकार्ट नहीं बना रही है ना, उसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देना फ्लिपकार्ट का काम है। उस फोन को, जो आईफोन है, जो यूएस का ब्रांड है, उसको उठा कर करके और कस्टमर तक पहुंचाना। उसके लिए सारा मैनेजमेंट, चाहे वो वेयर हाउसिंग का मैनेजमेंट हो, पैकेजिंग का मैनेजमेंट हो, डिलीवरी बॉय का मैनेजमेंट हो, सारा मैनेजमेंट वो देखता है। कंपनी की हेडेक खत्म हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसको कहेंगे आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, कि ट्रांसपोर्टेशन आज के डेट में बहुत ईजी हो गया है। आप पोर्टल करवा देते हैं, कोई सामान आपका जगह कहीं और जा रहा है, बस मीडियम बीच में कोई और बन गया और आपने उसको पोर्टल करवा लिया। ये कुछ एक एग्जांपल है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। तो कह रहा है ग्लोबलाइजेशन हैज बीन ब्रॉट, वो आया ही इसीलिए, अबाउट बाय द फास्ट एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ द गुड्स बिटवीन द कंट्रीज थ्रू द ग्रेटर एबिलिटी ऑफ द स्पीडियर एंड अ लो कॉस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। पहले एक सामान आया, आपने गाजर का हलवा घर में बनाया, एक एग्जांपल लेता हूं, उसको अपने रिलेटिव्स को खिलाने का मन कर रहा है, तो ऑटो पकड़ करके जाएंगे, फिर ऑटो से आप आएंगे, आप डबल फेयर देंगे, अपना टाइम इतना सारा वेस्ट करेंगे, बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो गया। आज के टाइम पे क्या करेंगे आप, पोर्टल वाले को पोर्टल लगवाएंगे और भिजवा देंगे, बहुत कम कॉस्ट में वो चीजें पहुंच जाएंगी। कोई भी सामान आज के टाइम पे हम पोर्टल के थ्रू एक दूसरे तक में पहुंचा सकते हैं। आपका सामान किसी घर में छूट गया, अब जाओ आओ टाइम निकालो, अब वो नहीं है, अब वो पोर्टल करवा देगा आपको। एक एग्जांपल लिया है मैंने, इसी तरीके से
थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है किस चीज के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन में, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे ये तो सिर्फ मैंने एक डोमेस्टिक एग्जांपल दिया था, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंपनीज है जिनका काम क्या है कि सही प्रोडक्ट को सही जगह पे सही टाइम पर पहुंचाना। इसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन को जो है बढ़ावा मिला, सपोर्ट मिला। लो कॉस्ट मीन्स द ट्रांसपोर्ट एंड द न्यू एंड enhanced logistic management techniques such as the multimodal transport technology and the third party logistic management। इससे क्या हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन को एक सपोर्ट करता है। एंड कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज इंक्रीज्ड इन अ रिसेंट ईयर ड्यू टू द मोर मार्केट फ्रीडम एंड इंक्रीज कंपटीशन। आज के डेट में बच्चे कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक फोन में कुछ अपग्रेड आ जाता है तो पूरी दुनिया उस फोन की तरफ भाग जाती है, लेकिन कोई भी अपने कंज्यूमर को लूज नहीं करना चाहता, उसको वो अपने पास में भी अपडेट करना चाहता है। तो उसको भी अपने पास में वो अपडेट करने के लिए वो हमेशा जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं वो हमेशा उसमें रिसर्च करते ही रहते हैं, उसमें खर्च करते रहते हैं। कोई भी नई चीजें आए उसको ऐड करें, या फिर किसी ने अगर ऐड कर दिया तो उसको एकदम से अडॉप्ट करके वो अपने प्रोडक्ट में भी उसको लॉन्च कर सके। तो आज के डेट में तो भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कॉस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीछे कौन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। So the cost of the research and development has increased in the recent year due to the more market freedom and increase the competition. In order to the make research and development cost effective by the using the cheaper labor and the materials, it becomes the imperative for firms to globalize their business operations. Clear बच्चे कह रहे हैं, in order to make research and development cost effective by using the cheaper labor। तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होता है कि आप जो है कम से कम रेट पर आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप मटेरियल का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इट बिकम्स द इंपेरेटिव फॉर फर्म्स टू ग्लोबलाइज देयर बिजनेस ऑपरेशन, और ये फर्म को एक सपोर्ट करता है कि आप अपने बिजनेस को डोमेस्टिक तक ही ना रखें, इसको ग्लोबलाइज करें। किससे, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से। अगर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे कुछ एक्सपेंसिस हुआ और हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कुछ नई चीज रिसर्च कर पाई, ऐड ऑन कर पाई, तो वो उसको ग्लोबलाइज कर सकती है, उसको पूरी दुनिया में उस चीज को टेक्नोलॉजी को लेकर के वो जा सकती है। तो ये हमने पढ़ा था यहां पर मेन फोर्सेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। एंड सेकंड क्वेश्चन हम बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास में हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया, जिसको 3 पार्ट में पूछा गया था आपका। ड्राइविंग फोर्सेस 1, एंड फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन 2, एंड मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन 3। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आंसर कैसे करना है, ये जो सिर्फ है ये आंसर मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आपका जाना चाहिए। एंड फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये तो समझाने के लिए मैंने स्लाइड बनाए हैं, यहां से आपका स्टार्ट होता है। पॉइंट नंबर 1 फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5, यहां तक आपका आ जाता है। 5 मार्क्स में ये 5 पॉइंट आपको डालने हैं। बड़े लेंथी पॉइंट मैंने नहीं बनाए हैं, मुझे मालूम है 5 नंबर का ये आना है क्वेश्चन, तो इसको आप 18 या 15 नंबर समझ करके इसको पूरा पैराग्राफ बनाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जरूर आप अपने क्वेश्चंस को आप अंडरलाइन करें। और जब आप दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं तो ध्यान से देखो, डिफरेंट फेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये टाइटल डाल करके इसको आप अंडरलाइन क्या करो एग्जाम्स के अंदर। चाहे कुछ भी बनाओ, आप हैशटैग बनाओ, स्टार बनाओ, टीचर को लगे कि आप सेकंड वाला पार्ट इसका डिस्कस करने जा रहे हो। एंड ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 मार्क्स का, इस 5 पॉइंट्स को आपने डिस्कस करना है। तो इस तरीके से आपके 15 मार्क्स आपके पूरे बनते हैं। तो किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक को, एक टाइटल को आप 15 मार्क्स का ना समझें और उसको खींच करके आप पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई एक पर्टिकुलर टाइटल आपका, टॉपिक आपका 15 मार्क्स का नहीं आएगा। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे समझ पाए, और इसका ऑर्डर ही यही था कि हम समझें ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, हम फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन समझें, ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेस को हम समझें। ये 3 स्टार्टिंग के पॉइंट्स थे। अब हम बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, एंड डीमेरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को भी हम समझेंगे। तो ये कुछ हमारे 2 क्वेश्चंस ये रह गए हैं। इन 2 क्वेश्चंस के बाद 2 से 3 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और इसका हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में, एंड थैंक यू सो मच।